बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक का नाम रिपुंजय था। उसका और उसके पुत्र दोनों का मही और पुलिक, मतलब किसी ग्रंथ में मही और किसी अन्य ग्रंथ में पुलिक नाम देखने को मिलेगा आपको। इन्होंने रिपुंजय और उसके पुत्र की हत्या करवाकर अपने पुत्र बिंबिसार को 544 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा दिया। यानी पुलिक और मही का पुत्र था बिंबिसार, जिसको 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा दिया गया। और बिंबिसार ने अपनी कूटनीति के अंतर्गत राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार जो खुद एक उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ कुशल योद्धा भी थे, जिसके लिए इन्होंने अन्य राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इस क्रम में उन्होंने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी और क्षेमा जो कि मध्य राज की राजकुमारी थी, तीन अलग राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कौशल नरेश द्वारा बिंबिसार को कसिया ग्राम दहेज में प्राप्त हुआ था। कसिया ग्राम वही ग्राम है जिसका अभी का नाम जो है काशी है। बिंबिसार के बारे में और विशेष चर्चा करते हैं हम लोग। इन्होंने अंगराज पर अधिकार कर मगध की राजधानी राजगिरी बनाई। मतलब अंगराज पर अधिकार किया, जैसा कि हम लोग एक वीडियो में देखे थे कि अंगराज को बिंबिसार ने अपने राज्य मगध में मिला लिया था। बिहार का एकीकरण हो गया, यानी बिहार का ये मगध राज्य जो है काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली राज्य हो गया। इसके बाद जो है उन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी बनाई और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, उसका जो एक राजवैद्य था जो कि बहुत ही अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं, उसको अवंती राज्य के शासक चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा हेतु उज्जैन भेजा, जिससे उनके बीच जो है मैत्री संबंध स्थापित हो गए। किसके बीच? तो बिंबिसार और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के बीच। आपको अगर पूछे कि भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक बताइए जिसने अस्थाई सेना रखा था, तो आप उत्तर देंगे कि वो थे बिंबिसार। बिंबिसार ही थे जिन्होंने पहली बार भारतीय इतिहास में एक अस्थाई सेना रखा था। यही कारण था कि उसे सैन्य नाम से भी संबोधित करते हैं। बिंबिसार ने सबसे पहले अपने सैनिकों में हाथियों का प्रयोग किया था। मतलब उस समय हाथियों का प्रयोग करना बिल्कुल नई बात थी। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व माना जाता है और बिंबिसार के बड़े पुत्र का नाम दर्शक था। यही कारण है कि बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु सबसे छोटा वाला बेटा जो था उसको इस बात से चिढ़ हो गया, जिसका नाम अजातशत्रु था। उन्होंने अपने पिता को उठा के जेल में बंद कर दिया, यानी बंदीगृह में डाल दिया और खुद शासक बन गया। इस प्रकार बिंबिसार का टाइम खत्म और अजातशत्रु का टाइम शुरू होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का शासनकाल 499 से 461 ईसा पूर्व माना जाता है और अपने पिता के ही भांति यह भी अजातशत्रु भी राजवादी प्रवृत्ति का था और अपने शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। यानी पूरे शासनकाल में देखेंगे तो 3 इम्पोर्टेंट युद्ध इन्होंने लड़ा था। पहला जो था उसमें कौशल नरेश के साथ लड़ा था, जिसमें कौशल नरेश को पराजित किया और उसको संधि हेतु बाध्य किया। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम वाजिरा था, तो वाजिरा से विवाह करने हेतु अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को बाध्य कर दिया। याद कीजिए, अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जिससे कि वो उसके रिलेटिव हो गए। अब देखिए होता क्या है, कोई भी अपने रिलेटिव का बुरा भला नहीं चाहता। अगर चाहता भी है, खास करके ऐसे रिलेटिव जो कि संबंध में अपनी पुत्री हो, अपने दामाद हो, उसका बुरा कोई नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मेरी पुत्री का भला हो, तो मेरी पुत्री का भला हो तो स्वाभाविक है, तो दामाद का भी भला करना पड़ेगा। इसी क्रम में बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, लेकिन ये अजातशत्रु ने उससे युद्ध किया और युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया और उसकी एक पुत्री थी वाजिरा, उससे विवाह करने का शर्त रख दिया और दहेज में काशी क्षेत्र प्राप्त किया। और दूसरा युद्ध जो है उनका अजातशत्रु का वैशाली के साथ हुआ, जिसके क्रम में पाटली ग्राम में सैन्य छावनी का निर्माण करवाया, जो कालांतर में पाटलिपुत्र कहलाया। लेकिन बाद में उदिन के समय में यही क्षेत्र जो है पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। और तृतीय युद्ध में अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया तथा मल्ल पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को जीतने के लिए
सबसे पहले वज्जी संघ में फूट डालने का काम किया, और फूट डालने का यह काम जो है उसके मंत्री वस्कार ने की थी। मतलब अजातशत्रु का एक ऐसा मंत्री था जो काफ़ी बुद्धिमान और चतुर था, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उन्होंने वज्जी संघ में फूट डालने का काम कर दिया था। और अजातशत्रु जो है यह भी अपने समय के एक महान योद्धा थे, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे महाशिलाकंटक तथा रथमूसल इन नवीन शस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया था। उदिन जो थे यह भी पितृहंता थे। यह भी अपने पिता की यानी अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। इन्होंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि गंगा और सोन नदी के संगम स्थल पे एक नगर को बसाया था जो कि पाटलिपुत्र नगर कहलाया। बाद में अभी जाके वर्तमान में उसका नाम पटना हो गया है। और राजधानी परिवर्तन किया था इन्होंने अपने टाइम पे, जो कि एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। ये पहले से चल रहे राजधानी राजगिरी से अपने राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र किया। और पाटलिपुत्र को हम लोग किसी किसी ग्रंथ में कहीं कहीं पे कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। ये राज्य कुसुमपुर, पाटलिपुत्र को कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में हम लोग कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। राजा उदिन की हत्या की गई थी, और इसकी हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि अवंती का राजा था, जिसका नाम पोलक था। पोलक। बाद में हम देखते हैं हर्यक वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम नागदशक था। वो अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था, भोग विलास में ज़्यादा यकीन रखता था। यही कारण है कि जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बाद में उसको गद्दी छोड़ के जाना पड़ा था। इस प्रकार जो है हर्यक वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने हर्यक वंश में जितने भी इम्पोर्टेंट बात थे उनको एक संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो पुराने वाले हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।